जब ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू राष्ट्र बन रहा है देश, सब राम मंदिर हो रहा है, 370 हो रहा है, 3 तलाक भी खारिज हो रहा है, चुनाव दर चुनाव आप जीतते चले जा रहे हैं। तो चक्कर क्या हुआ कि ये इन्होंने बहुमत अपना खो दिया? जी। देखिए, मैं उसके 2 कारण देखता हूँ, हाँ। बहुमत खोने का। हुँ, एक तो क्या हुआ, अभय जी, हुँ, मैं आपके घर पे खाना खाने आऊँ हुँ, और आप मुझे तमाम तरह के व्यंजन परोसें हुँ, और उसमें अचार भी हो हुँ, और अचार बड़ा स्वादिष्ट हो हुँ, और मैं अचार चटखारे के साथ खाऊँ और कहूँ भई अभय जी मज़ा आ गया खाने में, आप आपका अचार बहुत बढ़िया है। हुँ, अगली बार आप खाली अचार रख दें पूरा मर्तबान उसका हमारे उस पे, विनोद जी ये बहुत पसंद है, ये खाइए आप। हुँ, हुँ, तो हुआ ये कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको चूँकि हिंदुत्व के नाम पर जो सफलता 2019 में मिली, 2014 से ही उसका जो यात्रा शुरू हुई थी, तो उसको लगा कि हिंदुत्व ही सबसे पसंदीदा विषय है, हुँ, मुद्दा है भारत भारत की जनमानस का, तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से हिंदुत्व परोस दिया। राम मंदिर का तो उद्घाटन किया ही। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले सारे मंदिरों में, हुँ, दक्षिणों में, हर जगह गए और पूरा खुल करके पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इतना जबरदस्त तरीके से हिंदुत्व का वो आवरण पहना। और उधर उद्घाटन योगी कर रहे हैं, आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, यही सब चल प्राण रहा है। प्रतिष्ठा की और तमाम मंदिरों के चक्कर लगाए उन्होंने। आप अबू देखिए धाबी तक चले दक्षिण, गए, अबू धाबी तक चले हाँ, गए। अबू धाबी तक चले गए और जब नए संसद का उद्घाटन हुआ तो उसमें भी दक्षिण भारत का सिंबल आया और पूरा वो लग नहीं रहा था कि संसद का उद्घाटन हो रहा, लग रहा था किसी मंदिर का, किसी बड़े मठ का उद्घाटन हो रहा है। जिस तरह से उसमें वहाँ मंत्रोच्चार और वेद ध्वनि और सारी हो रही थी, तो संसद के उद्घाटन में तो होता कि कोई संविधान पर बढ़िया चर्चा होती, कुछ कानूनी उस पर विशेषज्ञ आते, वो सब से होता, लेकिन लेकिन वो लग रहा था जैसे किसी मंदिर का उद्घाटन हो, किसी बड़े धार्मिक स्थल का आयोजन हो। तो पूरा हिंदुत्व का पूरा जो है प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से किया गया हुँ, और खुल के, मतलब कोई बिना संकोच के, वो भाषणों में भी, हुँ, प्रधानमंत्री जी के भाषणों में भी बाकायदा जो है हिंदुत्व का वो था। और मुस्लिम्स को किस तरह से आइसोलेट किया जाए राजनीतिक परिदृश्य में, इसका पूरा भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई कोताही नहीं की। आप कि भाई वो लोकसभा चुनाव में आप देखिए ना कि वो मंगलसूत्र ले जाएंगे और भैंस ले जाएंगे और फूल ले जाएंगे, ये सारी चीजें जिस तरह की गई, तो वो पूरा एक था। मुझे लगता है तो ये ओवरडोज हो गया एक तरह से। दूसरा ओवरडोज क्यों हुआ कि जो बुनियादी सवाल थे, भाई जब 2014 में आप आए थे तो आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, हुँ, आपने 15 लाख का वादा किया था हुँ, और अच्छे दिन का सपना दिखाया था। हुँ, अच्छे दिन का मतलब जब रोजगार, शिक्षा, हुँ, स्वास्थ्य, समस्त सारी बुनियादी सुविधाएं हर व्यक्ति को आराम से उपलब्ध हो, तो वो चीजें तो हुई नहीं। हुँ, उसमें तो बहुत सारी कमजोरियां सामने आ गई और उसके अलावा हुँ, जिस तरह से नोटबंदी का से अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ी, हुँ, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल बुरी तरह से उससे प्रभावित हुआ। फिर हुँ, कोविड का मैनेजमेंट, हालांकि सरकार ने कोविड मैनेजमेंट को अपने पक्ष में बना लिया, लेकिन उसका असर तो पड़ा ना अर्थव्यवस्था पर हुँ, आपकी, जो बड़े स्तर पर। और जो सबसे बड़ी बात हुई उस संविधान वाला, कि जो 400 पार का नारा दिया और जिस तरह संविधान को बदलने की बात भाजपा के सांसद और तमाम सारे नेताओं ने करनी शुरू कर दी, हुँ, उसका नैरेटिव जो विपक्ष ने बनाया, हुँ, तो उसमें सारी चीजें जुड़ गई। उसमें महंगाई, रोजगार, संविधान बदलना और जो नोटबंदी और कोविड के मैनेजमेंट के बाद जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियां थी, वो सारी चीजें एक साथ जुड़ गई। और मैं तो कहूंगा कि जनता 240 पे लेके आई इनको, हुँ, भारतीय जनता पार्टी को 240 पे लेके जनता आई। विपक्ष का कोई बड़ा योगदान नहीं है। हुँ। विपक्ष में राहुल गांधी का खाली इतना योगदान है कि उन्होंने संविधान वाले मुद्दे को, एक नैरेटिव को बड़े पावरफुल तरीके से हाँ, वो लोगों के लाठी बीच में चार्ज लेके पहुंचाया, सब जगह घूमते रहे। हुँ, पहुंचाया। उनका इतना योगदान है। और दूसरा, बाकी इंडिया गठबंधन के जो दल थे, वो तो अपने अपने राज्यों में खाली अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। वो बीजेपी को हटाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हुँ, वो अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। ममता बनर्जी अपनी जमीन बचा रही थी, महाराष्ट्र वाले अपनी बचा रहे थे, अखिलेश जी अपनी, क्यों भाई अपनी जमीन हमारी बच जाए। हुँ, इसलिए जो कोहेसिवनेस होनी चाहिए थी इंडिया गठबंधन के प्रचार में, चुनाव प्रचार में, हुँ, जो उनकी आक्रामकता होनी चाहिए, सब मिल करके उससे लड़ते, जैसे 77 में लड़े थे या 89 में लड़े थे, वो नहीं था। अगर वो होता
तो शायद 240 से और नीचे आ जाती भारतीय जनता पार्टी, 200 के आसपास आ जाती और फिर सरकार नहीं बनती। लेकिन विपक्ष बजाय भाजपा को, उसको भरोसा ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा इतना कमजोर होकर के सामने आएगी। उसको तो लग रहा था कि 350 तो बीजेपी ले ही जाएगी, डीए और बीजेपी मिला करके, और इसमें जितनी अपनी बचा सको बचा लो। तो स्टालिन अपनी बचा रहे थे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे अपनी बचा रहे थे, अरविंद केजरीवाल अपनी बचा रहे थे, अखिलेश यादव अपनी बचा रहे थे, आरजेडी कांग्रेस अपनी बचा रही थी। तो वो यूनाइटेड फाइट जो देनी चाहिए थी, जिसमें लगता है कि हाँ एक गठबंधन सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहा है, वो नहीं रहा। वरना तो सरकार बन गई थी 2024 में। विपक्ष, वो कमजोरी विपक्ष की रही और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को मिला कि 240 सीटें उनकी आ गई और एनडीए की 293-94 सीटें मिला के हो गई, सरकार बन गई। तो ये कारण थे जिसमें से बीजेपी को झटका लगा 2024 और जिज्ञासा है, एक और छोटी जिज्ञासा है, इससे और चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक बहुत बड़ा झटका लगा, बहुमत खो दिया इन्होंने। और हम जानते हैं कि उसका नरेंद्र मोदी के बहुमत खोने के बाद जो शुरुआती 5-6 महीने थे, वो काफी दुखदाई महीने थे नरेंद्र मोदी के लिए। अपनों की, परायों की, सबकी लानत मलामत, फटकार, उनकी अपनी डींगे उन्हें याद दिलाई गई कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, एक अकेला सब पर भारी, ये सब जो उन्होंने जुमलेबाजी की थी संसद में, ये सारी बातें उनके मुंह पे कही गई, सदन के अंदर कही गई मुंह पे बातें जो है ना, लेकिन वो सब उन्हें जेल नहीं पड़ी, चुपचाप वो लोग सुनते रहे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ इस तरह से राजनीति को उन्होंने संसाधित किया, इस तरह टर्न लिया राजनीति ने कि गठजोड़ राजनीति होने के बावजूद भी उन्होंने अपना सिक्का, जो उनका कमजोर होना चाहिए था सिक्का, उत्तरोत्तर जमता चला गया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने संबंध दुरुस्त किए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बाकायदा कोशिश करके उन्होंने अपने संबंध ठीक किए और भाजपा के संगठन पे और ज्यादा मजबूत पकड़ बनाई। और वो धीरे धीरे करके कुछ चुनावों को जीत कर सत्ता में दोबारा जम गए। यहाँ पे एक चीज हमें और नहीं भूलनी चाहिए, शायद हम और आप दोनों से मिस हो गई। जो विपक्ष के खिलाफ इनकी आक्रामकता थी 2019 से 2024 के बीच में, उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार, विपक्ष के खिलाफ एक भ्रष्टाचारी होने की एक अभियान चलाया और सारी केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष के पीछे उन्होंने छोड़ दी। विपक्ष के नेताओं को दबादब, जो मुख्यमंत्री पद पे आसीन नेता थे, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो भी मंत्री थे, इसकी भी कोई परवाह नहीं की कि कौन मंत्री है कौन क्या है, सबको इन्होंने जेलों में डाला और ऐसे मुकदमों में जेलों में डाला जो मुकदमे अदालत में नहीं टिक पाए। पीएमएलए कानून का फायदा उठाकर इन्होंने उनको जमानतें नहीं मिलने दी, लेकिन वो मुकदमे अदालत में नहीं टिक पाए, वो सारे लोग छूट गए और कई जगह इनका नुकसान भी हुआ। ऐसे झारखंड में उसका नुकसान भी इन्होंने उठाया, झारखंड में। दिल्ली में तो नुकसान नहीं, दिल्ली में तो फायदा हो गया उसका, लेकिन झारखंड में इनका नुकसान हो गया। तो जो विपक्ष मुक्त भारत यानी कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम उन्होंने 2014 के बाद चलाई थी, 2019 के बाद उन्होंने विपक्ष मुक्त भारत की मुहिम चलाई। यहां तक कि राहुल गांधी से भी उनकी सदस्यता वगैरह छीनी गई, उनका घर छीना गया। मतलब ये ऐसा प्रकरण है जिसको रेखांकित करना जरूरी था, मतलब इसलिए मैं ये बात कही। फिर ऐसा मोदी जी ने ऐसा क्या दांव चला जिसकी वजह से गठजोड़ राजनीति में जो ना कमजोर होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि वो सत्ता के है तो नंबर तो उनके पास 240 के ही हैं, लेकिन सत्ता वो 350 की भोग रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल आपका सही बिंदु है जो आपने उठाया है कि जब 240 तो प्रधानमंत्री बने थे तो विपक्ष बहुत उत्साहित था और सत्ता पक्ष बहुत ही, उसका मनोबल एक तरह से बहुत कमजोर हो गया था। और जो आपने कहा कि शुरुआत के 6 महीना क्या 1 साल तक जो है बाकायदा संसद के अंदर जिस तरह विपक्ष ने घेरा संयुक्त रूप से हर मुद्दे पर, और मोदी जी को सब सुनना पड़ा जिसकी सुनने की उनकी आदत नहीं रही कभी गुजरात विधानसभा में उन्होंने नहीं सुना और 2024 तक उन्होंने लोकसभा में भी सारी चीजें नहीं सुनी, लेकिन 24 के बाद उनको सब सुनना पड़ा और सुना। और यही नहीं, अवधेश प्रसाद को तो अयोध्या का सर्टिफिकेट बना के आगे बिठाया जाता रहा संसद में कि आपने देखिए राम मंदिर का लोकार्पण किया था और ये अवधेश प्रसाद बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी सीट जीत के आई। ये सब हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की तारीफ देखिए आपको हमको करनी पड़ेगी कि वो अपनी गलतियों से, अपनी भूलों से, अपनी असफलताओं से सीखते हैं, सबक जरूर लेते हैं, जो विपक्ष के तमाम नेता नहीं लेते। वो एक उसको आप हम
अच्छा माने बुरा माने, लेकिन वो सीखते हैं। हम्म, तो जो 24 का जो झटका लगा, जिसमें खुद मोदी जी की लीड कम हो गई, हम्म, जो 1,55,000 पे आ गई, जो 4.5 लाख की लीड थी हम्म, बनारस में, तो 3 राउंड शुरू में वो पीछे चले। हम्म, तो उससे सब उन्होंने सीखा। और पूरा जो कहते हैं उसके बाद के जितने विधानसभा चुनाव हुए, हम्म, एक झारखंड को छोड़ के हम्म, भारतीय जनता पार्टी ने सब बड़े तूफानी तरीके से जीते। हम्म, उन्होंने सबसे पहले संघ से संबंध सुधारे, हम्म, संघ को संघ ने सक्रिय किया। इसके अलावा ये जो क्या कहते हैं, हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होते थे, उनको उनको अलग अलग किया, क्योंकि दोनों जगह से खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत जबरदस्त नाइनटीन इनकम्बेंसी है, और शिवसेना को और एनसीपी को जो तोड़ा है उन्होंने, उसका बहुत नुकसान महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हुआ है, वो विधानसभा में भी होगा। तो बड़े सलीके से पहले हरियाणा का चुनाव कराया गया, जो एक साथ होते थे अक्टूबर में। और हम्म, हरियाणा में चुनाव करा के पूरी ताकत हरियाणा में झोंकी गई, हर तरह की, संघ की ताकत, सरकार की ताकत, सत्ता की ताकत, तंत्र की ताकत, लोकसभा। और हरियाणा चुनाव, जो जीता हुआ चुनाव कांग्रेस का था, वो कांग्रेस हार गई और भाजपा हारा हुआ चुनाव जीत हम्म, गई। ये पहला मैसेज गया, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत हुआ। हम्म, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव, हम्म, महाराष्ट्र के चुनाव में वो सारे जो प्रयोग किए गए, जो चुनाव हम्म, जीतने के लिए किए जाते हैं, लड़की बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में पैसा भेजना। इसके अलावा जो है भाई शिवसेना का आपने सिंबल और दोनों पार्टियों का सिंबल भी ले लिया, झंडा भी ले लिया, पार्टियों का नाम भी ले लिया, तो उनका वोटर वैसे ही कंफ्यूज था, वो भी हो गया, उसका फैसला आज तक नहीं आया। इसके अलावा जिस तरह बड़े तरीके से 6 महीने के अंदर वोटर बढ़े, हम्म, तो जितने वोटर 5 साल में नहीं बढ़े थे, उतने वोटर उन्होंने वहां महाराष्ट्र के 5 साल में, 5-6 महीने में बढ़ गए हम्म, लोकसभा के बाद। उसका जो एक, जो राहुल गांधी का बराबर आरोप है, वो भी एक तरह से हुआ। और पूरी ताकत लगा करके सारे जो चुनावी हथकंडे, राजनीतिक दांव पेच होते, सब अपना के उन्होंने बहुत तरीके से तूफानी चुनाव, हरियाणा में भी ज्यादा तूफानी तरीके से बहुमत हासिल किया। महाराष्ट्र में 132 सीटें तो अकेले बीजेपी की आई, हम्म, जबकि 147 सीटें जरूरत होती है बहुमत के लिए, जो कभी कल्पना नहीं की थी बीजेपी ने। जब महाराष्ट्र और हरियाणा जीत लिया तो और बम बम हो गए। उसके हम्म। बाद दिल्ली जीता, बिहार जीता, और अब तो बंगाल भी हाल में जीता। उसमें एसआईआर का भी पूरा योगदान है, उसमें जिस तरह बंगाल के चुनाव में एक तमाम बात तरह। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बीच में, जब 2024 में ये बहुमत उन्होंने खो दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो असंतुष्ट तत्व थे, उनमें से कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई। यानी जो लोग मोदी जी के कामकाज को अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, मोदी जी के खिलाफ तो कोई बोलता नहीं है भाजपा के अंदर, लेकिन वो मानते थे कि ये कोई बहुत ढंग का इन्होंने काम नहीं किया और उसी का परिणाम है कि इनका बहुमत चला गया। और भी सीटें कम हो जाती तो अच्छा था, ऐसा वो लोग सोचते थे। तो मैंने उनसे कहा, अब आप लोग क्या करेंगे? अब मोदी जी क्या करेंगे? मैंने उनसे सवाल पूछा। तो उनका जवाब ये था कि अब हम बहुत जमकर हिंदू मुसलमान करेंगे, बेहिसाब करेंगे, बिना किसी संकोच के करेंगे। सार्वजनिक जीवन में हिंदू मुसलमान करेंगे और राजनीतिक गोलबंदी में जात के कार्ड का खुलकर नंगा इस्तेमाल करेंगे। यानी नीचे चलाई जाति, ऊपर चलाया हिंदू बनाम मुसलमान। और तीसरा एक कोण जो उन्होंने नहीं बताया था, वो ये था कि वोटों का मैनिपुलेशन वो कैसे करेंगे। मतलब बाद में हमें देखा कि इस चीज को किसी ने नहीं कहा, हमारे उन मित्रों ने भी नहीं कहा जो भाजपा के भीतर हैं या संघ की खोज खबर रखते हैं। इन्होंने एक ऐसा, कुछ ऐसे हथकंडे ईजाद किए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वोट पड़ जाते हैं, फिर बाद में आखिर में कैसे वोट फूलते हैं, कैसे वोटों की, पड़े हुए वोटों की संख्या बढ़ जाती है, कितना प्रतिशत बढ़ती है, उस बढ़ने का चुनाव पे क्या असर होता है। अच्छा, उसके बाद में ये सब करने के बाद में फिर तुरंत कहीं कहाँ से एसआईआर का फार्मूला प्रकट होता है। बिहार चुनाव से ठीक पहले फिर एसआईआर होनी शुरू होती है, फिर बंगाल में एसआईआर की क्या भूमिका होती है। मतदाता सूची और मतदान का प्रतिशत, दो बातें। मतदाता सूची में हेरफेर और मतदान का प्रतिशत, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनका आज तक कोई भी सही समाधान नहीं हो पाया है। विपक्ष इसके ऊपर सवाल उठा रहा है, जनता के बीच में भी इसके सवाल है। आप टैक्सी ड्राइवरों से बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए, वो भी लोग इसी तरह की बात, वो लोग जो है वो बोलते बोलते हुए नजर आते हैं।
तो ये जो काम हुआ है, इसके बारे में किसी ने अंदाजा नहीं किया था कि ये सब इस तरह से भी काम होगा। ये तो हम समझते थे, समझ गए थे कि हिंदू मुसलमान होगा, जातिगत गोलबंदी, जातिगत गठजोड़ भी बनाए जाएंगे, वो सब होगा, उसमें कोई रू रियायत नहीं की जाएगी। हिंदुत्व की बजाय जातिगत गठजोड़ों के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश होगी और हिंदू मुसलमान में मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाई जाएगी, ये सब होगा। लेकिन ये तीसरा मसला जो था, जिसने मुझे लगता है कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र की साख ही पूरी तरीके से संदिग्ध कर दी। विनोद जी। देखिए, हिंदू मुसलमान की जहां तक बात है, हिंदू मुसलमान तो कोई नई बात नहीं है। वो तो कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होता जहां हिंदू मुसलमान का मुद्दा न उठाती हो भारतीय जनता पार्टी। हाँ, वो कम ज्यादा उसका हो सकता है, जैसे हरियाणा में हिंदू मुसलमान उन्होंने कम उठाया, वहां जातियों के गठजोड़ पे ज्यादा काम किया। उन्होंने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना के, खट्टर साहब को पीछे करके, और जाटों के विरुद्ध गैर जाटों का की गोलबंदी को उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि हिंदू मुसलमान का वहां पर बहुत ज्यादा सब पढ़ने वाला नहीं था। लेकिन उसके उलट बंगाल में और आसाम में जबरदस्त हिंदू मुसलमान किया गया। दोनों जगह मतलब हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सबसे ज्यादा हावी रहा घुसपैठियों के नाम पर, कि घुसपैठिए, उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या, और यानी अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या है तो मुसलमान होंगे, और वो वर्सेस हिंदू, तो वो पूरा जबरदस्त हुआ। बिहार में उन्होंने जंगल राज को मुद्दा बनाया, जंगल राज को आगे करके, और यादव बनाम गैर यादव जो जातियां थी, वो जाति गठजोड़ को उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया वो। और तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी बहुत सलीके से ये देखती है कहाँ हिंदू मुसलमान पे फोकस कर रहा है, कहाँ जातियों गठजोड़ फोकस कर रहा है, कहाँ जंगल राज पे फोकस कर रहा है, वो उस हिसाब से करेगी। अभी उत्तर प्रदेश जब चुनाव होगा तब देखिए शुरू कर दिया योगी जी ने, उन्होंने नमाज की बात कर दी, सब नमाज सड़कों, अब सड़क पर कहाँ नमाज, लेकिन अब एक नमाज का विवश बना दिया कि सब नमाज जो है सड़कों पर नहीं होगी। यानी वो हिंदू मुसलमान वाला मसला जो है, क्योंकि बाकी चीजों पे आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हिंदू हिंदू मुसलमान पे आ जाइए। जो वोटों का आपने बताया, देखो उसमें दो तीन चीजें हैं। पहले ईवीएम ईवीएम सब लोग करते थे, सब ईवीएम ईवीएम ईवीएम, अब ईवीएम की चर्चा विपक्ष भी नहीं करता। अब कोई नहीं कहता कि ईवीएम में कोई बटन दबा के वो नंबर सेट होता है। अब विपक्ष एसआईआर की बात करता है। अब ये होता है कि वोट का परसेंटेज जो पड़ रहा है कैसे पड़ रहा है, वोट जो डलवाए जा रहे हैं कैसे डलवाए जा रहे हैं, अब इस पर चर्चा होती है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, देखिए बड़ा, क्योंकि संगठन के मामले में भाजपा संघ और इनका पूरा तंत्र बहुत औरों की अपेक्षा बहुत मजबूत है। तो पूरा मैन टू मैन मार्किंग, जैसे बिहार कितने अप्रवासी बिहारी बिहार के बाहर देश के तमाम राज्यों में हैं जी, उनकी बाकायदा सूचियां बनाई गई जी, कंपनियों से लिया गया जहां जहां लोग नौकरी करते हैं, ठेकेदारों से लिया गया जो लेबर श्रमिक ठेकेदार हैं, सबकी डिटेल, और उनको विकेंद्रित करके संबंधित इलाकों की भाजपा की यूनिट्स को दिया गया कि भाई उनसे सबसे संपर्क किया गया। संपर्क करने के बाद उनके सबके टिकट कराए गए रेलगाड़ियों में, उनको भेजा गया, उनके वोट बनवाए गए। एसआईआर में वोट कटाई नहीं गए, खाली एसआईआर में उनके वोट बनवाए भी गए जो इनके लिए फेवरेबल लोग थे, उनके वोट, और उनके सबके वोट पड़े, ये भी इंश्योर किया गया। इसलिए रेलगाड़ियां भी जा रही हैं। और तो वो यही महाराष्ट्र में किया इन्होंने। तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, पूरा एनसीआर खाली हो गया था, पूरा मुंबई खाली हो गया था, जहां बड़े बड़े शहरों में जो वोटों की गोलबंदी के मामले में ये बिल्कुल अनूठी घटना हो रही है लगातार, अनूठी घटना। मैं आपको बताऊं कि वोटों गोलबंदी इस तरह हुई है कि जो मेड, जो डोमेस्टिक हेल्प जो काम करती है पश्चिम बंगाल से महिलाएं बड़ी संख्या में, वो सब गई, उसमें हिंदू मुसलमान सब थे, और वोट डालने उनको बाकायदा इंश्योर किया गया। एक तो उनके अंदर ये डर पैदा किया गया कि अगर वोट नहीं डाला तो उनका नाम कट जाएगा, उनको बांग्लादेशी डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर आप मुसलमान है तो, और अगर मुसलमान नहीं है तो भी आपकी सारी सुविधाएं ले ली जाएंगी, तो वो सब वोट डालेंगे। और साथ ही साथ ये भी संदेश दिया गया कि भाई वोट किसको देना है, क्योंकि सारे इंतजाम भी किए गए ना उनको भेजने के। तो ये सब ये दूसरी पार्टियां नहीं कर पाती, कर ही नहीं सकती, ना तो उनके पास तंत्र है, ना इतनी क्षमता है, ना इतने संसाधन है, और ना इतनी व्यवस्था है। एक तो वो पूरा जो लोकसभा चुनाव में जो अति आत्मविश्वास था इनको कि हिंदुत्व के सहारे हम 400 पार कर लेंगे,
वो विश्वास जब टूटा है तब ये तय किया गया कि जो भी करना है चुनाव जीतने के लिए, जैसे भी करना है वो किया जाएगा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी उसके क्या कहते हैं लोक लाज के। हमें करना है तो करना है। अगर अगर चुनाव के दौरान 10,000 रुपए खाते में जा रहे हैं महिलाओं के तो जाएंगे, चुनाव आयोग संज्ञान ले न ले देखा जाएगा। पहले चुनाव जीतो फिर देखा जाएगा। अगर चुनाव आयोग मान लीजिए किसी ने संज्ञान ले भी लिया तो निपटते रहेंगे, कानूनी लड़ाई देखते रहेंगे। तो वो एक तरह से इसको आप किलर इंस्टिंक्ट कह लीजिए। आपने एक बार एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी एक चैनल पे, मुझे याद है, और कहीं कही थी, मुझे साथ में था आपके, क्योंकि आपने कहा था कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मात्र संस्था है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है, ये पूर्ण सत्ता चाहती है और इसके मानस में सत्ता से हटने की कल्पना ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया, लेकिन उसके मानस में था कि कोई भी चुनाव हार सकती थी और वो हारने से तैयार भी थी और हारी भी। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में चुनाव हार गए, उनके मन में नहीं था कि वो जीत ही जाएंगे, जीत जाएगा जीत जाएगा, हार जाएगा हार जाएगा। लेकिन ये जो मौजूदा नेतृत्व है और संघ का पूरा जो मानस है, वो एक बार सत्ता पे आने के बाद सत्ता से किसी भी तरह हटना नहीं चाहता। वो तो वो विनोद जी, ये इसकी आपने कहा था। एक डर का पहलू भी है। एक तो ये है कि वो एक राजनीतिक बलबला है उनके अंदर, और एक इच्छा शक्ति है कि हम सत्ता पकड़ एक बार मिल गई हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी तरीके से। इसके अंदर एक डर का पहलू भी है। ये मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुद्धिजीवी नहीं मुझे बताया, मेरा दिमाग पहले इस तरफ नहीं था। उन्होंने कहा कि ये लोग सब बहुत डरते हैं सत्ता। एबीपी चैनल पे थे बुद्धिजीवी, जब वो नीचे उतर के आए हम लोग प्रोग्राम करने के बाद, तो उन्होंने बताया कि ये लोग बहुत डरते हैं सत्ता खोने से। नहीं, क्यों? सत्ता तो किसी ने लोकतंत्र में कभी न कभी जाती है सभी की। इंदिरा गांधी की चली गई थी, नेहरू की केवल नहीं गई थी क्योंकि उससे पहले उनका देहांत हो गया। अगर वो जीवित रहते तो 67 में उनकी जाती। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को, इन्होंने जिस तरीके से विपक्ष के साथ बदसलूकी की है, जिस डंडे से उन्होंने अपने विपक्षियों को मारा है, इनको डर है जिस दिन सत्ता चली जाएगी इन लोगों को भी खींच खींच के पीटा जाएगा। मतलब जिस डंडे से इनको पीटा गया, जिन्होंने पीटा है, उस डंडे से इनको भी पीटा जाएगा। ये डर की भावना भी बहुत है उनके अंदर। जी विनोद। हाँ, ये नहीं, दो चीजें हैं, ये डर भी है और डराते भी हैं। हाँ, डराते भी जनता को, जनता को ही डराया जाता है कि अगर हम सत्ता से चले गए तो फिर जो मुसलमान पर सत्ता आएगी वो तुम्हारा क्या हाल करेगी, सोच लो। ये डर, ये बता रहा हूँ आपको। ये तो मैंने गुजरात में जब मैं चुनाव कवर कर रहा था, पहले जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो वहां मैं दुकानदारों से बात करता तो कहते थे कि बहुत दिक्कतें हैं, बहुत समस्या है, लेकिन वो वोट तो हम इनको ही देंगे। मैंने कहा जब जब दिक्कतें हैं वोट क्यों दोगे? बोले क्योंकि अगर ये चले गए और कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान मुस्लिम परस्त पार्टी है, वो हमारा जो है हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं काउंटर सवाल भी करता था, क्या जब कांग्रेस सरकार थी तो क्या आपको जीना मुश्किल था? तो उसका जवाब नहीं देते थे, नहीं मेरा हम तब की बात अलग थी, तब की बात और थी, अब मुश्किल हो जाएगा। तो ये खुद भी ये जनता को के अंदर ये मैसेज भी बाकायदा जाता है कि अगर ये सरकार चली गई, तो अगर समाजवादी पार्टी सरकार आ गई, आगे उत्तर प्रदेश में लालू यादव आ गए, बिहार में आरजेडी आ गई, या कांग्रेस केंद्र में आ गई, तो मुसलमानों का राज फिर से वापस आ जाएगा और इस बार मुसलमान नहीं छोड़ेंगे, इस बार पहले की बार। तो ये सब तो डर, तो तमाम सारे मध्यम वर्गीय लोग, साधारण लोग, सामान्य हिंदू, जो भले उतना सांप्रदायिक रूप से कट्टर ना हो, लेकिन उसको भी लगता है अरे भाई फिर डर हो जाएगा, फिर हमारी बहू बहू बेटी सड़क पर निकल पाएंगी नहीं निकल पाएंगी, तो अच्छा भैया जैसा भी है जो भी है वोट दे दो। तो ये अब हम दोनों लोग तरह चर्चा से। के आखिरी दौर में पहुंचे हैं विनोद जी। अब हम लोगों को इस बात पे गौर करना चाहिए, मुझे और आपको, कि आखिरकार 12 साल में इन्होंने इस देश में शासन गवर्नेंस कैसी दी। भाई लगातार सत्ता पे काबिज हैं, झटका वटका लगता है लेकिन सत्ता पे तो काबिज है ही। तो इस लिहाज से अगर इसके आने बाईस वाली तेईस राज्यों में सरकार है सर, जी 22-23 राज्यों में सरकार है हाँ, एनडीए 22 की। राज्यों में सरकार है। हम लोग अभी केंद्र सरकार की चर्चा कर रहे हैं केवल, हैं? मेरा कहना है कि आखिरकार इन्होंने शासन कैसा कैसा किया, और मैं इसके लिए आपके सामने इनके 5 मंत्रालयों के कामकाज को नमूने के तौर पे रखता हूं। मतलब इनकी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, 5 या 6 मंत्रालय। देखिए, अर्थ मंत्रालय,
वो अर्थव्यवस्था। उद्योग मंत्रालय, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का अलग-अलग अस्तित्व भी है। रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ये 6 मंत्रालय जो हैं, ये इस सरकार के, किसी भी सरकार के मर्म में होते हैं। प्रश्न ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के इन 6 मंत्रालयों ने इन 12 वर्ष में क्या, किस तरह का शासन इस देश को दिया। ये लोग जब नीतियां वगैरह बनाते हैं, उसका एक दूरगामी असर पड़ता है। कुछ फौरी ऐसे कदम उठाते हैं, इनका फौरी गवर्नेंस के ऊपर असर पड़ता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि आज हम जिस मुकाम पर खड़े हुए हैं, जबकि अर्थव्यवस्था का एकदम जुलूस निकल गया है, उद्योग नीति बिल्कुल धराशायी हो गई है, विदेश नीति में हम लोग अमेरिका के दुमछल्ले के तौर पर सारी दुनिया में देखे जाते हैं, और पाकिस्तान भी विदेश नीति की खूबियों में कई जगह हमें मात देते हुए नजर जाता है। रक्षा नीति की स्थिति यह है कि इनके जो तमाम जनरल कर्नल थे, जो दिन रात इनको सपोर्ट करते थे टीवी पर, आज रक्षा नीति के प्रश्न पर इनकी कड़ी आलोचना करते हुए नजर आते हैं। शिक्षा नीति का हाल क्या है हम लोग जानते ही हैं कि एक साधारण परीक्षा भी सारे देश में ये लोग ठीक से आयोजित नहीं करा सकते। विश्वविद्यालयों की हालत खस्ता है, सब शिक्षा की हालत बहुत खस्ता है। गृह मंत्रालय को हम देखते ही हैं कि क्या स्थिति है। जब कश्मीर और मणिपुर गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी कसौटी है कि वहां पर मणिपुर और दोनों क्या हुआ। इस दृष्टि से देखा जाए, ये जो 6 मंत्रालय हैं, इन 6 मंत्रालयों पर, वैसे मंत्रालय बहुत से हैं, बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसको हांडी के 6 चावल, एक चावल नहीं, गवर्नेंस की हांडी के 6 चावल उठा के हम लोग जांच करें कि ये कहां तक पहुंचा मामला। देखिए, अगर सरकार के एंगल से आप बात करें, हमें चूंकि चर्चा हम कर रहे हैं तो हमें दोनों दृष्टिकोणों से बात करनी चाहिए। तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, गृह मंत्रालय में वो पहले कहेगी हमने 370 हटा दिया पूरे 12 साल में, जो कि किसी सरकार के लिए संभव नहीं था। गृह मंत्रालय कहेगा कि कर चुकी है विनोद जी, वो चर्चा तो नहीं, उपलब्धि हासिल कर ली। नहीं, उनकी उपलब्धियों की मैं बात कर रहा हूँ। जो उनकी उपलब्धियों की जब चर्चा होती है, क्योंकि मैं सरकार के लोगों से जब बात करता हूँ, तो उसमें जो उपलब्धियां गिनाते हैं, ये सवाल तो हम सरकार के लोगों से ही पूछते हैं ना, अपने मित्रों से, कि भाई ठीक है, आपने 12 साल में क्या खोया, क्या पाया। तो वो गृह मंत्रालय में जैसे एक तो ये हो गया, आपका 370 की बात तो बड़े जोर शोर से करते हैं। वो नक्सल मुक्त भारत की बात बड़े जोर शोर से करते हैं कि उन्होंने माओवादी जो इंसर्जेंसी थी उसका पूरी तरह से सफाया कर दिया। ये 2 बड़े उपलब्धियां। वो पूर्वोत्तर में मणिपुर को छोड़ के बाकी कहते हैं देखिए हमने नागा से समझौता कर लिया, हमने बोडोलैंड वालों को शांत कर दिया, सब कर दिया। लेकिन मणिपुर एक ऐसा दाग है जो गृह मंत्रालय और सरकार के उस पर, जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं, मणिपुर का। रक्षा मंत्रालय में वो ऑपरेशन सिंदूर की और घर में घुस के मारने की चर्चा करते हैं कि हमने 2 बार जो है पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनकी कमर तोड़ दी। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है कि अचानक जो आपने कमर तोड़ दी थी, तो बिना कुछ पाए आपने कैसे युद्ध विराम कर दिया, संघर्ष विराम कर दिया। सेनाओं की बुरी हालत, क्योंकि सेनाओं की क्या हालत है, आपके पास, आपके एयरफोर्स के पास में आपके पास जरूरी स्क्वाड्रन नहीं है नहीं, और चीन के फ्रंट पर वो निरुत्तर हो जाते हैं। हाँ। कि गलवान के बाद आपने क्या किया। जो गलवान जैसी घटना हुई उसके बाद चीन के फ्रंट पर तो आपको कई पॉइंट से पीछे हटना पड़ा, तो उस पर निरुत्तर हो जाते हैं। मैं इसलिए दोनों बता रहा हूं कि वो किस पे अपनी पीठ ठोकते हैं और कहां निरुत्तर हो जाते हैं। विदेश मंत्रालय के मामले में वो कहते हैं, आप देखिए मोदी जी ने इतनी विदेश यात्राएं की, गल्फ कंट्रीज के साथ कितने ऐसे संबंध हो गए, दुनिया के सारे राष्ट्रीय सम्मान जो है सबसे ज्यादा मोदी जी को मिले हैं, प्रधानमंत्री जी को नागरिक सम्मान, ये सारी चीजें वो बताते हैं। और अमेरिका से जो है हमारा बहुत अच्छे रिश्ते हो गए, इजराइल से अच्छे रिश्ते हो गए। लेकिन फिर वो होता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय आपके साथ कौन सा देश खड़ा था, तो एक नाम बताने के लिए कोई तैयार नहीं। फिर सवाल होता है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में हमारी क्या स्थिति हो गई। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, जिसको आप कहते हैं कि हम दलाली नहीं करते, लेकिन वो डिप्लोमेसी में, संयुक्त राष्ट्र की सभी कमेटियों में शीर्ष स्थान पर उसको जा रहा है। उसके फील्ड मार्शल ट्रंप के साथ 2 बार लंच करते हैं, और जिस तरह से सारे उसमें हम फिर पिट रहे हैं। तो और हम कभी रूस के पास जाते हैं, कभी चीन के पास जाते हैं, कभी अमेरिका के पास जाते हैं। तो इन सवालों के जवाब जो है उनके पास नहीं मिलते हैं। रक्षा इसकी क्या कहते हैं, वित्त मंत्रालय की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वो बार बार कहते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट जो है हमारी सबसे उभरती हुई इकोनॉमी है, और हम 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था बन के 3री बनने जा रहे हैं। लेकिन अब तो 6ठे पहुंच गए।
इसका कोई जवाब नहीं है। रुपया जो है आज 96, डॉलर जो है वो 96 रुपए के आसपास हो गया है। इसका कोई जवाब नहीं। ये सब चीजें युद्ध के पहले की है भाई। रुपया 90 तक तो युद्ध के पहले ही आ गया था। बिल्कुल। तो ईरान और अमेरिका युद्ध के पहले, या ऑयल की प्राइसेस कहाँ जा रही है, इन सब के सवाल पर वो फिर घुमाने लगते हैं उनको सरकार के लोग। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा जो फ्रंट है वो नौकरियों का है, रोजगार का। हम्म। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आपका है वो जिस तरह से कमजोर हुआ है, आज भारत की अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही तो है कि आपका रोजगार सृजन करने वाले जो उद्योग थे वो कमजोर हो गए, वो बंद हो गए। हम्म। वो जो तमाम सारी छोटी बड़ी मझोली इंडस्ट्रीज थी जिनमें स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न होता था, वो आज बहुत बुरी हालत में है। वो नोटबंदी की वजह से, और दूसरा जीएसटी जिस समय आया, और फिर कोविड का मैनेजमेंट, इससे उनकी हालत, तो उससे रोजगार की समस्या खड़ी उत्पन्न हो गई, और वो लगातार बढ़ती जा रही है। शिक्षा मंत्रालय का हाल आपने देख ही लिया। कौन सी ऐसी परीक्षा है इस वक्त जो सवालों घेरे में ना हो। नीट जैसी परीक्षा जो है 2-2 बार, 3-3 बार अगर लीक हो रही है, और उसके बाद भी कोई कारगर जो है इसमें रोक नहीं लग पा रही है, तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जो इस सरकार के सामने चुनौती बनकर के खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है हम्म। कि इन ये चुनौतियों से हम्म। अगर समय रहते सरकार ने इनका निदान कर लिया हम्म। तब तो आगे ठीक है, वरना 2029 में बड़ी चुनौती भारत के सामने आएगी, जैसे 2024 में आई। इस वक्त जो 12 साल पूरे हुए हैं इस मुकाम पर, एक सबसे भयानक बात जो सरकार के लिए हो रही, वास्तव में भयानक शब्द का मैं सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे ही मतलब रेटरिक के लिहाज से, लच्छेदार भाषा के लिहाज से नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो है महंगाई का बम। जी। मतलब स्थिति ये है, कल मैं संदीप चौधरी के प्रोग्राम में देख रहा था, जब एबीपी के जो रिपोर्टर थे कई जगहों पर दिल्ली या दिल्ली से बाहर कई जगहों पर लोगों से बात कर रहे थे, तो जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, मतलब 7 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर 7 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ चुकी है। बहुत तेजी के साथ सब चीजें बहुत महंगी हो रही हैं, बहुत महंगी हो रही हैं। तो लोग बहुत घबराए हुए थे और खुल के वो लोग मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, नाम लेके। मोदी सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। कई लोगों ने ये बात कही। देखिए 2024 में जब उन्होंने बहुमत खोया तब भी लोग खुल के मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह नहीं बोलते थे। उन्होंने वोट कंजूसी के साथ दिए, मोदी जी को पूरे वोट नहीं प्राप्त हुए, उन्होंने बहुमत खो दिया, ये बात सही है। लेकिन इस तरह खुल के कोई लोग, शहर के लोग जो है, जो आमतौर पर उस तरीके से जातिगत गोलबंदी में फंसे हुए नहीं देखे जाते हैं, वो खुलकर बोल रहे थे इनके खिलाफ। तो भाजपा जो शहरों में, इसका बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता है हमेशा से। तो महंगाई वाला मुद्दा इतना भयानक मुद्दा है, और मुझे नहीं दिखाई पड़ता, मैं अपनी सारी मेरे पास जो भी अध्ययन मनन से सोच विचार और समीक्षा की दृष्टि है, उससे मैं नहीं देख पाता कि ये लोग महंगाई का मुकाबला कर पाएंगे, या इनके पास ऐसा कोई जादू का डंडा है जो देर सवेर महंगाई रोक दें या कम कर दें। ये तो उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जानी है। अभी कुछ दिन में ही रुपया 100 पार कर जाएगा। रुपया 100 पार कर जाएगा तो जैसे ही 100 का थ्रेशोल्ड होता है, सारे अर्थशास्त्रियों का कहना है उसका रुपया और तेजी के साथ नीचे गिरेगा। कोई नहीं कह सकता कि इस साल के अंत तक रुपया 112, 120, 125 की स्थिति में रुपया हो। उससे भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल, जैसे कहते नहीं कि घुन लग जाएगा भारतीय। आप ये मान लीजिए, शरीर के लिए विटामिन B12 जरूरी होता है, विटामिन D3 जरूरी होता है। उसी तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए, आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए रुपए और डॉलर का जो मूल्य समीकरण है, वो उसके लिए उसी तरीके से आवश्यक होता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसी तरीके से आवश्यक होता है। ये सब जो इनके हाथ से निकला है, क्योंकि हिंदुस्तान असल में लो इनकम कंट्री है, कम आमदनी वाला देश है। इसमें ऊपर के 10-12% लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब, महंगाई अगर जरा सी भी बढ़ती है तो उसको झेल पाने और उसको एब्जॉर्ब कर पाने की स्थिति में है नहीं। तो उनके ऊपर बहुत ही विपरीत असर होगा। सब हिंदुत्व का, जितने हिंदुत्व की इतनी जुमलेबाजी है, मुसलमान विरोध जो है, ये सब चीजें जो है ना, और राज्यों की चुनावी की जीत जो है, ये सारी चीज लोग पल भर के अंदर भूल जाएंगे अगर इसी तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती रही तो। अवध जी, मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देता हूँ। हाँ। हमारा एक मित्र है कानपुर में, हाँ। कारोबारी है, तो और भाजपा समर्थक है। हम्म। तो समर्थक क्या, मतलब भाजपा से जुड़े हुए हैं। हम्म।
उनसे अभी एक बात हो रही थी तो बड़ा दुखी थे और सरकार की नीतियों की बड़ी आलोचना कर रहे थे। और उनकी पीड़ा मालूम क्या थी? हम्म। पीड़ा ये थी जो आपने अभी कहा, कहा कि भाई मुझे ये महंगाई जितनी हो रही है, जिस तरह से लोग तबाह हो रहे हैं, लोग हर आदमी परेशान है, तो मुझे डर है कहीं जो मुसलमानों वाला मसला है वो कमजोर न पड़ जाए हमारा। ठीक बात है। मतलब ये उन्होंने कहा कि हम्म। लोग ये न कहने लगे कि चलो मुसलमानों को तो हम झेल लेंगे, महंगाई नहीं झेल पाएंगे, हम्म। ये आर्थिक चोट नहीं झेल पाएंगे। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, ये डर भाजपा के समर्थकों का भी है। हम्म। ये जो है चिंता उनकी भी है। सामान्य व्यक्ति के अंदर तो गुस्सा है, आक्रोश है, हम्म। लेकिन जो भाजपा का समर्थक वर्ग है, जो बाकायदा उनको कमिटेड होकर वोट देता है, वो भी चिंतित है इस बात से। ये है। और देखिए, बस महंगाई की एक समस्या यही है कि महंगाई थोड़ा अस्थायी मुद्दा होता है, क्योंकि 2029 अभी 3 साल बाकी है। और महंगाई अगर मान लीजिए 1.5 साल बाद सरकार ने थाम ली, रोक लिया, और लड़ाई भी खत्म हो गई और चीजें पटरी पर आ गई, तो वो मुद्दा फिर कमजोर पड़ जाता है। अगर अगर अभी तो 2 महीने के अंदर चुनाव हो रहे हो, तो ये मुद्दा निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली होगा। लेकिन निर्भर ये करता है कि मुद्दा क्या आम चुनाव तक सस्टेन करेगा और क्या विपक्ष इसको मुद्दा बनाए रखेगा। नहीं, तो इसमें असल में क्या है, महंगाई आप महंगाई केवल बात होती तो आपकी बात सही थी। एक तो ये है कि इनका आप रिकॉर्ड देखिए, ये कभी भी तेल की कीमतें कम नहीं करते हैं। जी, तेल की कीमत दुनिया के बाजार में कितनी, क्योंकि पूरी सरकार ही तेल और शराब के राजस्व पे चल रही है। अभी भी तो घटी है, कल भी वही घटे हैं तेल की दाम वही मैं कह रहा हूँ, दुनिया के तेल और बाजार में। शराब के राजस्व पे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार चल रही है। लोग जीएसटी के तहत क्यों नहीं लाते? कल एक अर्थशास्त्री ने बताया, अगर जीएसटी के तहत ले आएंगे इनको, तो इनकी आमदनी केवल 5% रह जाएगी, क्योंकि और फिर आप वैट बिल्कुल, वैट ये सब लगा ही नहीं पाएंगे, उसके ऊपर कुछ लगा ही नहीं एक्साइज और पाएंगे। वैट वगैरह लगा ही नहीं पाएंगे, इसलिए जीएसटी के तहत जानबूझ के नहीं लाते। तो ये तेल और राजस्व की उससे पैसा पूरी तरह वो कम करेंगे नहीं किसी कीमत पर, कि वो कम करते ही जो लोगों के सामने टुकड़े फेंकते हैं, 20,000 रुपए ले लो, 10,000 रुपए ले लो, 5 रुपए ले लो, वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा इनके पास? दूसरी समस्या इनकी ये है कि जो रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, उसमें कोई रिवर्स गियर नहीं पड़ना है। नहीं उसको पड़ा सब है। लोग जानते हैं। महंगाई में तो महंगाई थम सकती है, महंगाई खत्म नहीं होती, उसके बढ़ने की गति कम हो सकती है, तो उसका बाइट जो है नहीं, उसका तीखापन कम हो जाता है। ये बात सही है आपकी। लेकिन रुपया जो है वो जो तेजी के साथ गिर रहा है, उससे इनकी पूरी अर्थव्यवस्था का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ये सब इम्पोर्ट इम्पोर्ट रुपया, अगर जी रुपया का गिरना और रोजगार हाँ, अच्छा, इसी रोजगार से के जुड़ा अवसर हुआ है, घटना, इसी से जुड़ा हुआ है रोजगार, फिर पेपर लीक की अव्यवस्था, ये सब व्यवस्था। मिलके जो है आप देखिए ना, काकरोच जनता पार्टी ने कितना बड़ा उछाल मारा, हालांकि केवल एक वो हाँ, दल थोड़ी ना है, वो तो एक व्यंग है केवल। उस यंग है, व्यंग हाँ। उससे सरकार विचलित हो गई, उसे हैंडल बंद कर दिए भाई, अकाउंट हैंडल बंद बंद कर करा दिए। दिए। सरकार कह रही राष्ट्र विरोधी काम है, साबित नहीं कर सकती अदालत में राष्ट्र विरोधी काम है, लेकिन वो कर रही, उसकी वेबसाइट ब्लॉक कर दी। ये सरकार भी अंदर से कहीं ना कहीं काफी घबराई हुई है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले को, ये ऐसा लग रहा है कि प्रबंधन की उनकी सीमाएं उजागर हो रही हैं, कहां तक प्रबंधन करेंगे। भाई, आपके पास कुछ रुपए होंगे तभी तो आप प्रबंधन कर पाएंगे। जब आपकी जेब खाली हो जाएगी तो आप प्रबंधन क्या करेंगे? देखिए, तेल संकट पे भी अगर प्रबंधन ढंग से होता तो ये संकट इतना गंभीर नहीं होता। हम्म। क्योंकि जिस तरह ईरान और इसराइल और अमेरिका की लड़ाई में शुरुआती जो हमारा स्टैंड रहा, रुख रहा, वो बहुत ही, मतलब उसने भी संकट को बढ़ाया। बिल्कुल। इसराइल से हमको क्या मिल रहा है? आज जिस तरह रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए हमें बार बार अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे वो कोई जो है हमारा जो है वो बैठा हो, क्या कहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, कि आप जो है इतना जो है ले लीजिए। जैसे पहले राशनिंग होती थी ना, याद करिए, पहले राशनिंग होती थी तो कोटा होता था, इतनी बोरी सीमेंट और इतनी बोरी शक्कर आप ले जा सकते हैं शादी ब्याह में, तो आपको डीएसओ से लिखवाना पड़ता था। तो उस तरह की स्थिति हो गई कि रूस से तेल लेना है तो महीने महीने ब्याज बढ़ा दो। अरे भाई, कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ाते? हम तेल लेंगे, हमें सस्ता तेल रूस अगर दे रहा है और हमें छूट पे दे रहा है, तो वो बंद कर दिया हमने, वो अमेरिका के चक्कर में आकर के। और अमेरिका से हमें क्या मिल रहा है? अभी रूबियो साहब आए हुए, वो कह रहे हैं कि भारत से अमेरिका तेल, अमेरिका से भारत तेल खरीदेगा, तो खरीदेगा उनके भाव पे खरीदेगा। हम्म। हमें जो सस्ता तेल ईरान से और रूस से मिल सकता है,
जिससे हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, उस उसमें हम क्यों कोताही बरत रहे हैं? तो ये बिल्कुल। बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं जिससे संकट जो है लगातार गहरा होता जा रहा है। जो और अब तो सरकार कह इन्हीं के रही है, किए धरे का परिणाम है, इन्हीं के किए धरे का परिणाम है। अब तो सरकार कह रही है, हम्म। आज निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री का जो है इंडियन एक्सप्रेस की लीड स्टोरी है कि थ्री कंसर्न्स, फर्टिलाइजर, फ्यूल एंड फॉरेन एक एक्सचेंज। वाक्य इसको लोग रेखांकित नहीं कर रहे हैं निर्मला सीतारमण का, वो मैं आपके सामने ज़रूर कहना चाहूँगा। इसी में उन्होंने ये कहा है कि लोगों में विश्वास जगाने की ज़रूरत है। ये क्यों कह रही हैं वो? इसका मतलब है कि लोगों में विश्वास हिल रहा है। लोगों में विश्वास हिल रहा है, वही तो, इसीलिए तो वो कह रही हैं कि लोगों में विश्वास विश्वास जगाने की ज़रूरत है। 2014 में जो भारत नरेंद्र मोदी को मिला था, अब बिल्कुल हम लोग अपनी चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर में हैं। यही आखिरी इसका मतलब हिस्सा है। 2014 में जो भारत नरेंद्र मोदी को मिला था और उस वक़्त उनके सामने जो चुनौतियाँ थीं, 2019 के चुनाव से पहले जो चुनौतियाँ थीं और 2024 के चुनाव से पहले जो चुनौतियाँ थीं। मेरा अपना आकलन ये है कि आज का भारत उसके मुकाबले कमज़ोर है, दुर्बल है, कई क्षेत्रों में। पहले के मुकाबले बेरोज़गारी ज़्यादा है, पहले के मुकाबले अर्थव्यवस्था खराब है, पहले के मुकाबले गवर्नेंस का स्तर ढीला है, गड़बड़ है और सबसे सबसे बड़ा प्रमाण पेपर लीक है। ये गवर्नेंस से जुड़ी हुई सीधे चीज़ है सीधे-सीधे, हैं? मणिपुर है इसका इसका मुकाबला। आपने धारा 370 तो हटा दी, लेकिन और कश्मीर में आप क्या कर पाए? कुछ भी नहीं कर पाए वहाँ पे, बिल्कुल बुरी हालत है वहाँ पर, हैं? तो ये जो पहले के मुकाबले खराब स्थिति में भारत है, चुनौतियाँ इनके सामने ज़्यादा हैं। अब आप इसके ऊपर अपनी कोई टिप्पणी करना चाहें तो वहीं से हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। नहीं, ये तो आपने जो बातें कही वो तो सामने है ही। पड़ोसी देशों से रिश्ते, हुँ, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, हुँ, इंक्लूडिंग नवाज नवाज शरीफ। तो ये पुरानी जो भारत की नीति थी सतत पड़ोसी देशों के साथ, उसी वजह से वो संभव हो सका था। हुँ, और 2019 में भी आए वो। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज आप देखिए, नेपाल के साथ आपके किंतु परंतु वाले संबंध है, बिल्कुल। बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत बिगड़ चुके हैं, मालदीव के साथ संबंध, आपका जो मिलिट्री का बेस था वो वहां से उन्होंने हटा दिया, श्रीलंका से भी मालदीव ने संबंध पूरा बिगड़ चुके हैं। कर दिया। भूटान आपसे कभी अभी कुछ परसों खबर चीज। थी कि थाईलैंड ने ऐलान किया है कि भारतीयों को बिना वीज़ा के वहाँ एंट्री मिलती थी। हाँ, वीज़ा ऑन अराइवल था थाईलैंड के अंदर। ऑनरेबल था हाँ, जी। ऑन अराइवल था। थाईलैंड ने ऑन अराइवल वीज़ा हटा दिया है। तो आप देखिए कि ये जो विदेश नीति हमारी थी, भाई एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। चाइना जो है, एससीओ जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना का पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आज उसकी साख दुनिया में क्या है? ब्रिक्स की देख लीजिए, ब्रिक्स को चीन, भारत, रूस सबने मिलकर बनाया। और उसमें अमेरिका के एक तरह से समानांतर जो आपका G7 है उसके समानांतर ब्रिक्स में आज चीन का दबदबा बढ़ गया। हालांकि अध्यक्ष भारत है, लेकिन वो हो गया। आपका अपना संगठन सार्क था, जो पूरा क्षेत्रीय संगठन था जिसमें भारत का दबदबा था, जो हुँ, भारत ने बनाया था। आज सार्क को आपने खत्म कर दिया, कहाँ है सार्क? हुँ, आप बताइए। वरना सार्क अगर आपका मजबूत होता तो एक पाकिस्तान को छोड़ देते, बाकी सारे पड़ोसी देशों के साथ आपका जो है रिश्ते आपके सामान्य होते और सहज होते, क्योंकि सार्क के जरिए जो जो आप जो लेन देन और जो तमाम सारी सहयोग था सार्क देशों का, उससे रिश्ते बहुत मजबूत होते थे। सार्क को आपने खत्म कर दिया। आपने बिम्स्टेक बनाया, बिम्स्टेक कहाँ है? तो कुल मिलाकर के मैं तो विश्व पावर तो छोड़ दीजिए, हुँ। आप ये क्षेत्रीय ताकत जो आप, क्षेत्रीय शक्ति भी नहीं क्षेत्रीय रही, शक्ति जो आप थे सार्क के जरिए, उस वो सार्क भी को आपने खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। जबकि ये चीजें निरंतरता में चलती है। भाई बिल्कुल, सार्क कांग्रेस जमाने में राजीव गांधी बनाया था, इसका ये मतलब थोड़ी अटल जी ने कंटिन्यू किया, ही नहीं कंटिन्यू किया, बिल्कुल। नरसिम्हा राव ने कंटिन्यू किया, मनमोहन सिंह ने कंटिन्यू किया, आपने तब उसको जो है डिफंक कर दिया। हुँ। तो ये चीजें जो है निश्चित रूप से संस्थाएं हुँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और मुझे लगता है कि विदेश नीति के मामले में भी बहुत ज्यादा एक चिंतन की जरूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोगों ने लगभग सभी पक्षों पर नरेंद्र मोदी के 12 साल के शासनकाल पर विचार किया। कुछ पक्ष ज़रूर छूट गए होंगे। भारत बहुत बड़ा देश है। भारत को के ऊपर शासन करना एक बहुमुखी कार्रवाई बहुमुखी कार्रवाई है। इसको सबको एक साथ नहीं समेटा जा सकता। लेकिन फिर भी
जो प्रमुख बिंदु थे उन सब के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। और ये हमें आखिर में मानना पड़ेगा कि हम नरेंद्र मोदी की जितनी भी आलोचना करें, लेकिन सत्ता प्राप्त करके सत्ता में बने रहने की प्रौद्योगिकी में वो माहिर हैं। उस पर उन्हें महारत हासिल है। और एक बात जो छूट गई है वो ये है कि किस तरह से उन्होंने मीडिया के ऊपर कब्जा किया, और ये 2019 के बाद हुआ है कब्जा। 2019 तक मीडिया पर इस तरह का कब्जा नहीं था, थोड़ा-थोड़ा शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन 2019 के बाद मीडिया के ऊपर पुख्ता कब्जा हुआ, और अब उनसे वो कुछ भी करते रहें, किसी भी मंच के ऊपर उनसे सवाल नहीं पूछा जाता। ये उनकी ये चीज़ उनके पक्ष में, गलती करते हैं लेकिन उस गलती का खामियाजा उन्हें नहीं उठाना पड़ता। कमी है, उसका कमी का नुकसान उनको नहीं उठाना पड़ता। वो उस नुकसान, भले ही फायदा ना हो, लेकिन नुकसान को न्यूनतम कर लेते हैं, उससे बच निकलते हैं। अभी तक उनको इस चीज का फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोग, ये एक ऐसा मुद्दा है इसके ऊपर हम लोग अभी आगे भी चर्चा करते रहेंगे। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, नरेंद्र मोदी का शासनकाल भी लंबा होता जाएगा, हम लोगों की चर्चाएं भी उसी के मुताबिक लंबी होंगी। धन्यवाद।